हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप में आपके पास एक कंजर्वेटिव एरा आता है बेटा। कंजर्वेटिव एरा आप लोगों ने 9th क्लास में 3 टाइप के माइंड्स की स्टडी की थी। 3 टाइप का माइंड क्या था, उसमें लिबरल थे आप लोगों के पास, कंजर्वेटिव लोग थे और रेडिकल्स लोग थे। लिबरल लोग क्या थे, वो हर चीज में चेंजेस की डिमांड करते थे, इक्वालिटी की बात की, आपकी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात की, वोटिंग राइट की बात की, सब चीजों की बात करते हैं। बट जो आपके कंजर्वेटिव लोग थे ना, वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल लोग थे। ट्रेडिशनल लोग से क्या मतलब था, उनको पूरी सोसाइटी का, अपनी पॉलिटिकल का, पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर सब कुछ अपना कैसे चाहिए था, जो पूरा ट्रेडिशनल वे में चलता है। यानी कि आपका जैसे ही आपकी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था, सोसाइटीज फॉर्म हुई थी, उस टाइम में आपके पास रूल करने के लिए क्या होता था, या तो किंग था, या फिर आपके पास क्या होता था, या तो किंग था, या किंग के साथ साथ आपके पास क्या होता था, गॉड होता था, चर्च होता था। इन सब की बात की थी हम लोगों ने। अब कंजर्वेटिव उसी पैटर्न पे काम करते हैं कि आपका एक किंग होगा जो पूरे कंट्री को रूल करेगा, और उसके साथ साथ आपके पास क्या होगा, उसको हेल्प करने के लिए गॉड आपके पास होगा। तो जिस टाइम हम कंजर्वेटिव एरा की बात करते हैं, कंजर्वेटिव एरा अपने यहाँ स्टार्ट होगा 1815 से। इसको 1815 का टाइम देंगे। इसके पीछे लॉजिक है बेटा, 1815 का टाइम क्यों दिया, क्योंकि हम लोगों ने अभी नेपोलियन को देखा था। नेपोलियन कौन था बेटा, आपका रूलर ऑफ फ्रांस था, डिक्टेटर ऑफ फ्रांस था, जिसको आपके 4 लोग इकट्ठे आके डिफीट करते हैं। वो 4 लोग कौन थे, उनको आपकी हिस्ट्री में बोला जाता है प्रैब। यानी 4 कंट्रीज बेटा वर्सेस क्या आई थी, आपके नेपोलियन। ये 4 कंट्रीज आपके नेपोलियन अगेंस्ट प्रैब था बेटा अपने पास। तो उसमें क्या था, प्रैब में आपके प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन की हम लोगों ने बात की थी। अब आपके पास क्या आता है, कांग्रेस ऑफ वियना। व्हाट इज कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पीपल का जो ग्रुप था बेटा, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की। अब ये 4 लोग मिलते हैं किसके अगेंस्ट, नेपोलियन के अगेंस्ट। सारे के सारे कंजर्वेटिव हैं, बट इसमें हम प्रूशिया के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे प्रूशिया को आप देखोगे लेटर ऑन कि वो चेंजेस जैसे करता है। चेंजेस कैसे किए उसने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस उसने कंट्री में किए। लाइक वो इकोनॉमी से रिलेटेड चेंजेस करेगा, आर्मी से रिलेटेड चेंजेस करेगा। उन सब के पीछे हम लोग उसकी बात किससे कंसीडर करेंगे, उसको एज अ लिबरल भी करेंगे। बट जिस टाइम वो आपका इन 3 कंट्रीज के साथ आएगा, तो वो हम उसको एज अ कंजर्वेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव काउंट कर लेते हैं। अब ये 4 कंजर्वेटिव लोग मिलके क्या करते हैं, ग्रुप और ग्रुप फॉर्म करते हैं। उस ग्रुप का नाम था कांग्रेस ऑफ वियना। अब वियना क्या थी, आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम था। ग्रुप किस, कांग्रेस थी, ग्रुप था लोगों का, तो उसमें कौन थे, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन। 4 कंट्रीज साथ में आई। क्यों आई, क्योंकि इनको नेपोलियन को डिफीट करना था। नेपोलियन क्या था, एक्चुअल में वो लिबरल टाइप ही था, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ साथ बेटा उसके पास क्या था अपना, उसने इकोनॉमिक बहुत सारे चेंजेस किए थे। उसने एल यूनिट जैसी अपने मेजरमेंट यूनिट भी लेके आया था। उन्होंने सबने डिफीट करने का डिसीजन लिया। डिफीट करने के लिए डिसीजन जो लेने वाला था, वो सबसे पहले कौन था, आपका ऑस्ट्रिया लेगा। ऑस्ट्रिया क्यों लेगा, क्योंकि नेपोलियन जो था रूल कर रहा था किसको, फ्रांस को। अब फ्रांस क्या था, उसकी सिस्टर का घर था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो आपका इसको डिफीट करेगा, जैसे भी मर्जी हो, जो भी उसका है वो उसको डिफीट करेगा ही करेगा। इस बात के लिए उसने ग्रुप बना लिया। अब चारों लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग क्या करते हैं, इस नेपोलियन को पकड़ते हैं और इसको पकड़ के पीट पीट देते हैं। अब भाई चलो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, अपने अपने मोटिव के लिए आएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रिया की हेल्प करने के लिए या फ्रांस को दोबारा से बोर्बन डायनेस्टी को देने के लिए दूसरी कंट्रीज आएंगे, नहीं, सबका खुद का मोटिव था। वो मोटिव आपको बाद में पता चलता है। ठीक है, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, और जो इसका ऑस्ट्रिया का किंग था, ड्यूक था, उसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक इस पूरे चैप्टर में आपको कई बार दिखेगा एज अ विलेन रोल प्ले करता हुआ। तो अब ये सारे इकट्ठे होते हैं और बैटल ऑफ वाटरलू में आपके
नेपोलियन को डिफीट कर देते हैं। नेपोलियन को डिफीट कर दिया। अब इतने क्लेवर लोग थे, जैसे ही उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इंपॉर्टेंट ट्रीटी है 3 और 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए तो नहीं, बट आपके 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, उसको अच्छे से आपको स्टडी कर लेना है। अब वो क्या है ट्रीटी ऑफ वियना? फर्स्ट नंबर पे उसकी कुछ जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी? चारों कंट्रीज इकट्ठे आए थे, अपने अपने मोटिव के लिए आए। पहली बात तो जब फ्रांस से उसको निकाल दिया नेपोलियन को, अब वहां पर किंग की नीड थी। किंग के लिए उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने बोर्बन डायनेस्टी के किंग को, जिसका नाम था चार्ल्स, वहां का ल्यूइस डिक्लेयर कर दिया। क्या किया? आपकी बोर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रीस्टोर कर दिया। रीस्टोर का मतलब क्या था? बोर्बन डायनेस्टी से जो किंग होगा, किंग कौन होगा? ल्यूइस। ल्यूइस कौन था? चार्ल्स। चार्ल्स को आपका फ्रांस का नया किंग बना दिया। सेकेंडली उसको भी थ्रेट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जब उसका दिल करेगा, जितनी भी उसकी टेरिटरी थी, टेरिटरी किसकी? नेपोलियन की, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था? आपके जर्मनी को भी कैप्चर कर रखा था, पोलैंड को भी कैप्चर कर रखा था। बट उसका क्या होगा? अब जो उसकी बाउंड्री आपको मिलेगी फ्रांस की, ये बाउंड्री जो आपको दी है, ये आपका फ्रांस कैसा होगा? आपका यही फ्रांस होगा। आपका फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंशन इसमें नहीं होगा। जितनी भी फ्रांस की आउटसाइड की टेरिटरीज थी, वो आपस में ये सब लोग हिस्से बांटेंगे अब उसके। देन वो क्या करते हैं कि जो नेपोलियन के बहुत सारे काम थे, उन सब कामों को खत्म कर दिया। सबसे मेन काम था कन्फेडरेशन ऑफ राइन, जो उसने स्टैब्लिश किया था, उसको खत्म कर देंगे। उसको क्या नाम देंगे? वो कुछ और नाम देके आपस में हिस्से उसके बांट लेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है अ न्यू सीरीज ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस। आपकी जैसे ही ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, इसको अच्छे से देख लो बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है किसी के भी स्कूल में पेपर में। A series of new states introduced on the boundary of France। यानी क्या किया? आपके नई नई स्टेट इंट्रोड्यूस हुई पूरे फ्रांस के अंदर। वो कैसी थी? जैसे अगर आप नॉर्थ की बात करते हो, तो नॉर्थ में आपका क्या था? नीदरलैंड था, और नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया। नीदरलैंड क्या था? आपका ब्रिटेन का सहयोगी था, कुछ भी था, उसको दे दिया। देन साउथ में क्या था आपका? साउथ में जिनोवा एडिड इन अ पिडमॉन्ट एरिया। अब साउथ का जिनोवा आप लोगों को पता है कहाँ का हिस्सा था? पिडमॉन्ट। गुरुकुल वालों ने तो कर लिया है, लेकिन इनको पता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट क्या था। आप 17 सेक्टर सार्डिनिया पिडमॉन्ट, पिडमॉन्ट आप लोगों ने देख रखा है पिडमॉन्ट क्या था। वैसे तो हम लोगों ने क्या किया था? शियाद्री की फुट हिल्स को पिडमॉन्ट बोला है, बट यहाँ सार्डिनिया पिडमॉन्ट का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्टेट की बात है, वो आपका इटली स्टेट की बात है, इटली को दे दिया। देन अगर हम बात करते हैं किसका, उसकी बात की है हम लोगों ने वेस्टर्न बाउंड्रीज की, सॉरी ईस्टर्न बाउंड्रीज में पोलैंड जो था, पोलैंड दे दिया आपका किसको? आपके रशिया को, क्योंकि रशिया भी तो आया ही था बेचारा हेल्प करने के लिए। और आपका जितनी आपकी 39 स्टेट थी जर्मनी की, उनको आपस में डिवाइड कर लिया। जो क्या थी आपकी 25 स्टेट्स गई प्रूशिया के पास, 14 रखता है आपका ये कौन है, क्या नाम है इसका यार? ऑस्ट्रिया। बट नो चेंजेस मेड ऑन द 39 स्टेट्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन। हाँ, इसका नाम चेंज कर दिया जर्मन कन्फेडरेशन। पोलैंड वाज गिवन टू रशिया। ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। ये सारे उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे क्या? कि आपकी फ्रांस के अंदर आपके क्या लेके आना है? मोनार्की सिस्टम दोबारा से लेके आना। अब बात करते हैं कि ये कंजर्वेटिव कौन थे एक्चुअल में, होते कौन है ये कंजर्वेटिव? तो उन्होंने बोला कंजर्वेटिव कौन है? आपके ऑटोक्रेटिक लोग होते हैं। ऑटोक्रेटिक मींस कि जो पूरी पावर को अपने पास रखते हैं। दूसरे नंबर पे उनको बोल दिया डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वो क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? कोई उनको क्रिटिसाइज करे। राजा लोग हैं तो उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है बिल्कुल भी बेटा। देन वो बात करते हैं दे शॉट टू कर्ब द एक्टिविटीज, क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो क्या कहते हैं? उन सब एक्टिविटीज को क्रश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जो कोई उनके रिलेटेड क्वेश्चन मार्क पॉइंट आउट करता है। कुछ उन्होंने काम कर दिया उसके बारे में बोलता है, तो उसको वो खत्म कर देते हैं। इम्पोज सेंसरशिप लॉज ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स विच रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम विच रिफ्लेक्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो इन्होंने क्या किया कंजर्वेटिव्स ने सेंसरशिप लगा दी सारे न्यूज़पेपर पे। सारे न्यूज़पेपर से मतलब क्या है उनका? वो सारे न्यूज़पेपर जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे, वो सारी बुक्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो पोएट्री, वो सॉन्ग जिसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात होती है, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी।
और जो इनका ग्रुप होता था अब किसका, कंजर्वेटिव लोग का, वो क्या बोलते हैं उस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ थिंकर्स बोलते हैं। अगर ग्रुप ऑफ थिंकर्स में कोई भी आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड बात करेगा, उनको क्या बोलते हैं, फिर उनको एक मजल नाम की डिवाइस थी, वो ऑफर कर देते हैं कि कोई भी इससे रिलेटेड अगर बात करता है तो उनको क्या होगा, मजल पहन के, यानी आजकल का मास्क की हम लोग बात करते हैं वो। बट अब जिस टाइम पे आपके ये फ्रेंच ये लोग आते हैं, इन लोगों के साथ साथ ही और कौन आया आपका, किसी और ने भी एंट्री कर ली। वो कौन थे, क्योंकि जब इनको इतनी बुरी तरह से हराश कर रहे थे, हराश ट्रीटी थी, अब उससे रिलेटेड लोगों ने क्या किया, अपनी वॉइस को इनके अगेंस्ट रेज करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों को आपके कंजर्वेटिव्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशनरी। क्या बोलना स्टार्ट कर दिया बेटा, रेवोल्यूशनरी। जैसे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में क्या होता था, क्लब्स फॉर्म होते थे, ठीक है, जैकोबिन जिरोंदिस क्लब हम लोगों ने देखा। अब कंजर्वेटिव लोग आए हैं, कंजर्वेटिव लोग तो अपना क्लब फॉर्म कर लेते थे और इनके क्लब को बोलते थे क्लब ऑफ थिंकर्स। लेकिन जो भी आपके ये रेवोल्यूशनरी लोग थे, लिबरल थिंकिंग वाले लोग थे, उनको क्लब्स फॉर्म करने की परमिशन नहीं थी। अब वो क्या करते थे, अपना जो भी कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन करते थे, छिप छिपा के वो फॉर्म करते थे और उसको नाम देते थे सीक्रेट सोसाइटीज। उनको नाम दिया सीक्रेट सोसाइटीज। अब सीक्रेट सोसाइटीज का काम क्या था, वो लिबरल लोगों को ट्रेन करते थे उनके रेवोल्यूशंस के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उन लोगों ने काम किया। अब काम कैसे देखो करेंगे, इसमें एक रेवोल्यूशनरी का नाम लेंगे सबसे पहले हम, जिस्पी मैजनी। वैसे इसका रोल कहाँ होगा, जिस टाइम आपका ये इटली को यूनिफाई होगा, ये इटली का मैप है बेटा नीचे, इटली कुछ कुछ ऐसा दिखता है। जो इटली था वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था, और जो जिस्पी मैजनी है वो इटली का ही, इटली बोर्न था। इटली जो था आपका ऑस्ट्रिया कंट्रोल इटली में वो पैदा हुआ था। 1807 में बोर्न हुआ, बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनोरी। वो क्या करता है, कार्बनोरी नाम की एक जो सोसाइटी थी उसका मेंबर बन जाता है। अब मेंबर कब बनता है उसका, बाद में बनेगा। जो ये 1811 है ना, 1811 से मतलब क्या है, वो फॉर्म हो गई थी आपकी सोसाइटी कार्बनोरी। इसको फॉर्म किया था आपके चारकोल बर्नर ने। सीक्रेट सोसाइटी नाम देना, इसको नाम क्लब नहीं रखना बेटा, सीक्रेट सोसाइटी नाम रखना इसका। और वो क्या करता है, वो अपनी कंट्री के लिए फिर एक रेवोल्यूशन में पार्ट लेता है। कौन, जिस्पी मैजनी। जिस्पी मैजनी जिस टाइम अपने एक उसमें पार्ट लिया उसने, किसमें भला, अपना एक रेवोल्यूशन में पार्ट लिया, जो जगह का नाम था लिंगूरिया। लिंगूरिया में उसने पार्ट ले लिया एक रेवोल्यूशन में, और रेवोल्यूशन का पार्ट लेने के बाद वो बन जाता है बेटा उसका अब मैजनी, क्योंकि उसको सॉरी वो कौन था, मेटरनिक। मेटरनिक पूरे फ्रांस को रूल कर रहा है, इसको इटली को रूल कर रहा है, ऑलमोस्ट ये पोर्शन उसके अंडर कंट्रोल था, इसको रूल कर रहा था। अब उसने क्या किया, इसको कंट्री से एक्साइल कर दिया 1831 में। उसको लगा कि ये तो कंट्री के लिए क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी है। किसके लिए, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। सोशल ऑर्डर क्या था, वो बोलता था जो पूरी भी आपकी सोसाइटी है वो किसके, चर्च के कंट्रोल में हो या फिर किंग के कंट्रोल में। उसने बोल दिया तो गलत बंदा है, निकाल लो इसको कंट्री से बाहर। तो उसने लिंगूरिया के रेवोल्यूशन के बाद कंट्री से उसको एक्साइल कर दिया, आउट कर दिया। अब वो जैसे ही अपना कंट्री से एक्साइल होता है, वो सीधा जाता है फ्रांस के अंदर। फ्रांस की सिटी जाता है साउथ सिटी में, जिसका नाम था मर्साइल्स। मर्साइल्स में जाके वो यंग इटली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, ठीक है। उसके मेंबर बन जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो होते हैं उसके मेंबर बनते हैं। वो लोगों को बताता है कि हमें अपनी कंट्री को यूनिफाई करना चाहिए, आउटसाइडर लोग कैसे हमारी कंट्री को रूल कर सकते हैं, सारी चीजें वो उनके साथ बैठ के बातचीत डिस्कस करता है। लेकिन जब वो देखता है कि कौन, मेटरनिक देखता है कि उसकी कंट्री तक उस चीज की, उसकी आग की लपटें आ गई हैं। यानी कि मतलब क्या था कि लोगों में अवेयरनेस वहां तक भी थी, जो इटली के लोग थे उसकी बातें सुनते थे, उसके लेटर्स पढ़ते थे। उन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया इसने, यंग इटली, तो वो किसको, चार्ल्स को बोलता है, निकाल लो इसको बाहर, यहाँ से नहीं चाहिए हम लोगों को ये। तो अब चार्ल्स के ऊपर उसके एहसान थे, किसके, मेटरनिक के। अब चार्ल्स उसको निकालता है कंट्री से। देन वो जाता है आपके बर्ने। बर्ने उस टाइम बेटा पार्ट होता था आपका पोलैंड का। तो पोलैंड में जाके वो अपना यंग यूरोप, अब थोड़ा सा दिमाग से जिस पे इमेजिनी भी काम लेता है, और उसने क्या किया कि यंग यूरोप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी। अब यंग यूरोप भी वही काम करती थी जो यंग इटली ने काम किया, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या था, पोलैंड भी कंट्रोल में किसके था, रशिया। और रशिया को आपने देखा ही है, ग्रुप ऑफ
किसमें था, कांग्रेस में था, वियना के ग्रुप में था वो। अब उसको वहां से भी आउट किया। फाइनल सेटलमेंट ये मिलेगा इसको कहाँ पे, आपके यूएस के अंदर, यूएस में जाएगा। अब मैजनी की जो थिंकिंग थी ना, वो क्या बोलता था, मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड मेड नेशंस। वो क्या बोलते हैं, सारे नेशंस, जैसा कि अगर कंजर्वेटिव की बात लेता है तो सारे नेशंस को किसने बनाया, गॉड ने बनाया है। टू बी ए नेचुरल मैनकाइंड, यानी एक जैसे जो एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए। सो इटली कुड नॉट बी अ पैच वर्क। अब वो क्या बोलता है कि इटली जो है, इटली को एक पैच वर्क क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का प्रिंस है, यहाँ पर आपका पोप है, यहाँ पे नेपल्स है, सिसिली है, कोई कहीं पर स्पेनिश लोग रूल कर रहे हैं, कहीं पर आपके बॉर्बन लोग रूल कर रहे हैं। वो कहते हैं पैच वर्क के जैसे हम लोगों को काम नहीं चाहिए कि अलग अलग यहाँ पे पैचेस लगे हुए हैं। इटली है तो इटली के लोगों को यहाँ पे रूल करना चाहिए। और उसने क्या किया, आपके मोनार्क की सिस्टम को भी अपोज किया था कि मोनार्क की सिस्टम जैसी चीज नहीं हो, कंट्री के लोग हो, उनके पास इलेक्टेड राइट हो, ये सब चीजों के लिए उसने कंट्री को बोल दिया कि पैचवर्क नहीं चाहिए हम लोगों को। इस बात से आपके मेटरनिक ने स्टेटमेंट पास की थी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसके लिए, जिस्पी मैजनी के लिए। अब क्या है, चलो साथ में क्या करना है, इटली का यूनिफिकेशन देख लेते हैं। इटली का यूनिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या है, इटली का 1795 तक आपका ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन क्या था, स्कैटर्ड एरिया था, डिफरेंट था वो सब सारे यूरोप से। फिर 1795 टू 96 तक नेपोलियन ने इसको कंक्वेयर करना स्टार्ट कर दिया था और इटली को एक टाइप से यूनिफाई। आप जब भी पूरे यूरोपियन कंट्री के यूनिफिकेशन की बात करते हो तो यूनिफिकेशन में जो आपका ब्रिटेन को छोड़ के सबके लिए आपके नेपोलियन ने काफी अच्छा काम किया था। वो अपनी आर्मी के साथ सबको कैप्चर कर ही रहा था। ये सारा हम लोगों ने पार्टीशन दिया है कि कैसे आपका कौन सी जगह पे कौन रूल कर रहा था, ये सारी बात कर ली। देन फिर हम लोगों ने क्या किया, अब जो ये अलग अलग स्टेट्स थी बेटा, आपस में क्या थी, इटली आफ्टर द जेलस टू ईच अदर, सबसे एक दूसरे से वो सारी जेलस ही करेंगी, क्योंकि किसी को तो आपका स्पेनिश लोग रूल कर रहे हैं, किसी को ऑस्ट्रियन लोग कर रहे हैं, किसी को रोमन लोग कर रहे हैं, वो एक दूसरे से जेलस फील करते थे। फॉरनर डोमिनेशन था पूरी इटली पे, जो डोमिनेट कौन कर रहे थे, आपके फॉरनर्स, यानी दूसरी कंट्री के लोग, दूसरी कंट्री के मोनार्की, आपका डोमिनेशन उन लोगों का ही था पूरी इटली के ऊपर। फिर वो क्या करते हैं, न्यू हार्मनी अमंग द लीडर्स। अब जितने भी इसके लीडर्स थे उनमें भी कोई आपस में भाईचारा नहीं था, कोई प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। ज्योग्राफिकल बैरियर थे उसके पास, क्योंकि आपको पता ही है इटली का मैप कैसा है, यूरोप के अंदर अलग थलग सा पड़ा है बेचारा। अब इटली आफ्टर नेपोलियन कैसे हुआ, कनकर द इटली अबॉलिश द फेडरल सिस्टम। जिस टाइम नेपोलियन ने इसको कैप्चर कर लिया था, क्योंकि उसके सिस्टम था फेडरल सिस्टम को, तो वो अबॉलिश करेगा ही करेगा। प्रमोट द फ्री ट्रेड अमंग द क्या है, यूटिलाई इटालियन स्टेट, सॉरी। अब क्या है, क्योंकि उसने ट्रेड को भी फ्री किया था, अपनी जितनी भी टेरिटरी थी, तो ऐसे ही उसने यूरोप इटली में भी रखा। गोट नेशनलिज्म, ग्लोरियस पास्ट कल्चर, वो सारा आपका रोमन एम्पायर के टाइम का क्या कर दिया उसने, उनका ग्लोरियस पास्ट भी बताया कि कैसे फाइटर लोग थे रोमन लोग, उनके बारे में भी उसने बात की। लोगों को अच्छा लगता था उस टाइम में, जिस टाइम वो नेपोलियन के अंडर कंट्रोल था। अब आपका रोल किस किस का होगा, आपके इटली के यूनिफिकेशन में जो रोल होगा, कांग्रेस ऑफ वियना की तो हम लोगों ने बात ही कर ली है, कांग्रेस ऑफ वियना कैसे काम करेगी। फिर आपका अलग इसमें यूनिफिकेशन में आपका रोल ऑफ नेपोलियन सबसे पहले होगा, कांग्रेस ऑफ वियना होगा। कांग्रेस ऑफ वियना का तो पता ही है, वो सारे लड़ेंगे आपस में। फिर क्या है आपका, तीन इंडिविजुअल्स का रोल रहेगा जो मेन था, मैजनी, केवर और गैरीबेल्डी, इन तीन लोगों का रहेगा। ये आपको नहीं करना, एनडीए लेवल का क्वेश्चन हो गया क्रीमियन वॉर का। तो जर्मन यूनिफिकेशन से इन लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, जिस टाइम प्रूशिया उनका क्या कर रहा होगा, रशिया का यूनिफिकेशन, उसका जर्मनी का यूनिफिकेशन कर रहा होगा।
और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसने भी आपके इनको मोटिवेट किया है, किसको, आपके इटालियन पीपल को यूनिफिकेशन के लिए। जिस टाइम हम लोग यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो यूनिफिकेशन में मैजनी का सबसे पहले रोल आया था, वो हम लोगों ने देख लिया, एग्जाइल की यही बात लिखी है इस पैराग्राफ के अंदर कि ऐसे कैसे उसने कंट्री से एग्जाइल किया और कहाँ जाके उसने क्या काम किया। चलो मेरे को ही बोलने दो। जिसपी मैजनी का रोल हो गया पूरा। दूसरे नंबर पे आएगा आपका रोल जिसपी गैरीबेल्डी का। गैरीबेल्डी कौन था बेटा? आपका हीरो ऑफ रेड शर्ट था। रेड शर्ट हीरो ने क्या किया, अपनी एक आर्मी रेडी की। आर्मी में जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, और जो उन्होंने यूनिफॉर्म रेडी की अपने लिए वो रेड कलर की शर्ट पहनते थे, इसीलिए इसको हीरो ऑफ रेड शर्ट कर दिया। अब कंट्री को यूनिफाई करने के लिए वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जिसने उसकी कंट्री को कैप्चर कर रखा था, जैसे कि स्पेनिश लोगों से भी करेगा, बर्बन लोगों से भी करेगा, वो वॉर करता है और कंट्री को यूनिफाई करता है। मोटिव उसका भी सेम था कि कंट्री को यूनिफाई करना। मोटिव आपके सीएम का यानी कि केवर, काउंट केवर का भी सेम ही था, जिसको फादर ऑफ इटली बोलेंगे। बट ये दोनों, आपका गैरीबेल्डी और आपके केवर जो थे, एक दूसरे के राइवल थे। अपनी अगर इंडिया की हम फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं उसमें भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के राइवल थे। मोटिव तो सबका सेम ही था, कंट्री को यूनिफाई करना या कंट्री को इंडिपेंडेंस गेन करवाना, बट फिर भी वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से, कई लोग थे राइवलरी ग्रुप थे। ऐसे ही यहाँ पर भी था, जिसपे गैरीबेल्डी और आपका काउंट केवर दोनों एक दूसरे के राइवल थे, बट अपनी कंट्री के लिए काम दोनों करते हैं। फिर आप क्या आते हैं काउंट केवर, जिसको बिस्मार्क ऑफ इटली भी बोलते हैं, फादर ऑफ इटली भी बोलते हैं, रियल फाउंडर ऑफ इटली भी इसको बोला जाता है। काउंट केवर कैसा था, एक डिप्लोमेटिक सा पर्सन था। डिप्लोमेटिक पर्सन से क्या मतलब था उसका, कि वो ना तो किसी के साथ लड़ाइयां लड़ता था, मतलब ये लड़ाइयां ना तो किसी से बहुत बुरा बनता था, ना किसी के लिए बहुत अच्छा था। जहां उसको नीड होती थी किसी कंट्री से वॉर करने की तो वो वॉर कर लेता था, जहां उसको नीड लगती थी कि पीसफुली मैं काम कर सकता हूँ तो उसने वो किया है। कंट्री को यूनिफाई करने के लिए उसने पहले पेपल स्टेट यानी मिडल रोम के अंदर, कैपिटल है जो इटली की, वहां पे उसने क्या किया, जो रोम के चर्च लोग थे, चर्च कैथोलिक चर्च था, वहां के पोप से बात की और पोप से सिंपली बोला उसने कि जो आपको चाहिए टैक्स वैक्स वो आपको किंग देगा, कोई और आप लोगों के ऊपर से नहीं उसकी डिमांड करोगे। अपनी मर्जी से कोई आपको दे रहा है वो अलग चीज है, बट सारा कंट्रोल किसके पास होगा, किंग के पास आपका होगा। आप इस तरीके से करो। अगर वो लड़ाई कर लेता पोप के साथ तो शायद पूरा क्रिश्चियनिटी उसके अगेंस्ट हो जाती, लेकिन उसने नहीं किया, पीसफुली उनसे बात की और उसने उनको डराया भी। डराया कैसे कि अगर ऑस्ट्रिया ने कैप्चर कर लिया फिर आपका क्या होगा, और पर्टिकुलर एरिया उनको दे दिया कि आप इतने एरिया को ही कंट्रोल करोगे, यही आपकी प्रॉपर्टी होगी, यही सब कुछ। और आपका जो कैपिटल यानी कि किंग अब हमारा जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, आपके रोम के अंदर ही रहेगा, वो सार्डिनिया पिडमोंट में नहीं रुकेगा। बात ठीक होगी, ऐसा कैप्चर कर लिया। फिर उसने ऑस्ट्रिया के साथ भी फाइट की, फाइट वाइट करके कंट्री को यूनिफाई कर लिया है। जिस टाइम कंट्री को यूनिफाई कर लेता है, अब उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कंट्री का किंग कौन बनेगा। बोलने के लिए हिस्टोरियन बोल सकते थे कि काउंट केवर इतना पावरफुल था वो खुद किंग बन सकता था, लेकिन खुद किंग क्यों नहीं बना। जैसे आपको पता है बाहुबली मूवी में कौन था, कटप्पा पावरफुल था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो क्या था, किसका, आपके सिंहासन का गुलाम था। सेम चीज ऐसे है, ये लोग लॉयल थे किसके लिए, आपके किंग को लेके, सेवॉय डायनेस्टी को लेके लॉयल थे, तो इन्होंने खुद को क्राउन नहीं किया और अपने किंग को ही, विक्टर इमैनुअल को किंग डिक्लेयर कर दिया। अब विक्टर इमैनुअल को जिस टाइम किंग डिक्लेयर किया, अब उन लोगों के सामने क्या थी, क्योंकि इतने टाइम से दूसरे लोग क्या है, रूल कर रहे थे आपके इटली को। रूल के बाद उन लोगों ने क्या देखते हैं, रूल कर लिया, बट वो अपनी अपनी लैंग्वेज को भी यूज कर रहे थे, किसके लिए, इटली के लिए। लैंग्वेज को यूज किया, कब किसी की मैगायर लैंग्वेज थी, किसी की स्पेनिश लैंग्वेज थी, कोई कोई लैंग्वेज यूज कर रहा था। अब लैंग्वेज की उन सारी कंट्री को यूनिफाई किया, तो यूनिफाई होने के बाद कंट्री को एक प्रॉपर लैंग्वेज की नीड थी। अब वो प्रॉपर लैंग्वेज क्या हुई, इटालियन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जैसे ही इटालियन लैंग्वेज डिक्लेयर हुई, कई लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे, कि लोगों को, जो साउथ इंडिया के लोग थे, उनको ऐसा फील आया कि जो आपके राजा की वाइफ थी ना, उसका नाम भी लतालिया था। उनको लगने लगा मे बी राजा ने क्या किया है, किंग ने क्या किया, अपनी वाइफ के नाम पे लैंग्वेज का नाम रख दिया लतालिया। उनको ऐसा फील आया, और वैसे इसका कोई जिक्र करने की नीड नहीं थी, पता नहीं क्यों किया। आपकी एनसीईआरटी ने इसका नाम मेंशन किया कि लतालिया तालिया।
शायद लोगों के कंफ्यूजन की वजह से इसको कर दिया उन्होंने। अब बात करते हैं बेटा, ये था आपका सिंपल यूनिफिकेशन। दूसरा यूनिफिकेशन क्या है? जर्मनी का यूनिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे किया उसको बोलते हैं, आपकी जर्मनी का यूनिफिकेशन जो होगा एक आर्मी यूनिफिकेशन करेगी। अब आर्मी यूनिफिकेशन कैसे करती है वो क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के पास कि किसी भी कंट्री का यूनिफिकेशन करने के लिए आर्मी का क्या रोल है। अगर सिंपली हम लोग सोचे कि आर्मी का रोल है कि वो जीतेगी सब कुछ करेगी, लेकिन वो फिर यूनिफाई कर रही है कंट्री को किसी को, उसमें उसका क्या रोल है इस चीज की हम लोगों को बात करनी है। अब उस रोल की बात करते हैं तो अपने पास क्या है, हम लोगों ने देखा कि जर्मनी को सबसे पहले यूनिफाई किसने किया था? आपके नेपोलियन ने यूनिफाई कर दिया था। नेपोलियन के यूनिफिकेशन के बाद अब फिर जैसे ये लोग 1815 के बाद फिर से पावर में आते हैं कौन? कंजर्वेटिव लोग अपना अपना हिस्सा सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने हिस्से को सेपरेट कर लेते हैं, खुद के एरिया को कंट्रोल करते हैं, तभी आपका एक जर्मन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि ये जो आप लोगों को अगर पूरे यूरोप को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो हम लोगों को नेपोलियन वाले पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। अब नेपोलियन का पैटर्न क्या था? तो उसने आइडिया दिया जोलेवरियन का। जोलेवरियन क्या है? आपकी एक कस्टम यूनियन है, और वो कस्टम यूनियन के अकॉर्डिंग उसने काम करने के लिए बोल दिया। कस्टम यूनियन क्या? आपकी एक ट्रेड यूनियन होगी। ट्रेड यूनियन ने डिसाइड करना है कि पूरी कंट्री में, पूरे यूरोप के अंदर आपका फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड के साथ साथ जैसे अभी रिसेंटली आपके ब्रिटेन ने उससे एग्जिट किया, ब्रेग्जिट हुआ है जो यूरोपियन एसोसिएशन से, तो उसने क्या बताया कि पूरी कंट्री में सेम करेंसी रहेगी। क्योंकि जैसे नेपोलियन ने क्या किया था, सेम आपका मेजरमेंट सिस्टम रखा था, उसने क्या कर दी, सेम करेंसी की बात कर दी। अब प्रुशिया को ये बात अच्छी लगी, उस प्रोफेसर की, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, तो उसने डिसाइड किया ठीक है मैं काम करता हूँ उसी के लिए। इसलिए कस्टम यूनियन आई जिसका नाम था जोलेवरियन। जोलेवरियन ने क्या काम किया, उसने सारे ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए, सब कुछ कर दिया। जो करेंसीज थी पूरे यूरोप में उस टाइम 30 करेंसी फॉलो होती थी बेटा, उन सबको रिड्यूस करके 2 करेंसी अब आपके पूरे यूरोप में थी। अब वो 2 करेंसी क्या थी? एक करेंसी तो वो थी जिसको प्रुशिया यूज करेगा, दूसरी करेंसी वो थी जिसको आपका ऑस्ट्रिया यूज कर रहा है। ठीक है, प्रुशिया क्या मतलब कि प्रुशिया के पूरे यूरोपियन के नेशन करेंगे यूज वो, दूसरी करेंसी जो थी आपकी ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के अंडर जितनी भी टेरिटरी थी वो यूज कर रहे हैं। ऐसी 2 करेंसी उसमें रही है। ठीक है, करेंसी भी रिड्यूस होगी, चलो कोई बात नहीं। अब उसने पूरे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए डिसीजन ले लिया। डिसीजन कौन लेगा? आपका ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क जो था प्रुशिया का सीएम था, प्रुशिया का आर्मी सोल्जर था, वो सारा इसको डिसीजन लेता है। 1848 के अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू यूनिफाई द जर्मनी। अब ठीक है कि यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन गवर्नमेंट, यानी यूरोपियन गवर्नमेंट क्या है, एक बार उन्होंने सेंट पॉल चर्च में अपना डिसीजन लिया था कि हम लोग अपनी कंट्री को यूनिफाई कर रहे हैं, लिबरल लोगों ने, बट वो सक्सेसफुल नहीं था उनका। अब पूरा प्रुशिया की जो प्रुशिया का सीएम था, प्रुशिया का सीएम कौन? ओटो वन बिस्मार्क फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने डिसाइड कर लिया कि मैं पूरे जर्मनी को यूनिफाई करूंगा। ओटो वन बिस्मार्क ने इसके लिए उसने क्या किया, आपके 3 कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर फाइट किए। 3 कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर फाइट करेगा, और वो 3 कंट्रीज कौन थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस में उसने फाइट करनी थी, फाइट करके कंट्री को यूनिफाई किया। ये जो पूरा वॉर सिस्टम था उसका 7 ईयर तक वॉर चलता है, 6 ईयर तक, 1864 टू 70 तक करेगा, और प्लस जनवरी 1817 में वो कंट्री को यूनिफाई कर देता है। अब जिस टाइम कंट्री को यूनिफाई कर देता है तो प्रुशिया के किंग के पास भी कहीं ना कहीं ये था कि मैं क्या करूंगा, मैं किंग डिक्लेयर करेंगे मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसको किंग डिक्लेयर किया। वो क्या करता है, सबसे पहले तो उसने मीटिंग की, सबकी मीटिंग किसकी, जितने भी प्रिंस थे आपके उस एरिया के 39 जर्मनी के अंदर, सबकी उनकी पैलेस ऑफ वर्साइल्स में क्या था, मिरर हॉल था, मिरर हॉल में सारे उनको बुलाता है। अब उसमें से जो सबसे कैपेबल, सबसे एलिजिबल प्रिंस होगा उसको उसने क्या करना था, आपका जर्मनी का काइजर डिक्लेयर करना था। जर्मन लैंग्वेज के अंदर किंग के लिए वर्ड यूज होता है काइजर। तब उसने काइजर को डिक्लेयर करना था, अनाउंसमेंट पूरी थी उसकी। अब वो वेलम फर्स्ट को क्या किया, जो आपकी क्वीन थी विक्टोरिया आपकी ब्रिटेन की, उनके
जो थे ग्रैंडसन को डिक्लेयर कर दिया, जो कि बेसिकली नीदरलैंड से या हॉलैंड से बिलोंग करते थे, उनको उसने किंग डिक्लेयर कर दिया। ठीक है भाई, किंग आ गया, बढ़िया। अब वो आपका किंग बन के रूल करना स्टार्ट करता है। सेम चीज यहाँ थी, पावरफुल था ओटोवन बिस्मार्क को पूरा क्रेडिट चाहता है कि उसने जर्मनी को यूनिफाई किया, बट फिर भी वो क्या करता है, वो खुद को किंग डिक्लेयर नहीं करता। वो भी किसको करता है, आपके जर्मनी के प्रिंस को, सॉरी काइजर किसको डिक्लेयर किया उसने, आपका कौन था वो यार, यार मैं नीदरलैंड का प्रिंस जो था, ओके, उसको उसने किंग डिक्लेयर कर दिया। इस टाइप से आपके जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हो गया।